चलिए, इसमें हम लोग वही यूनियन एग्जीक्यूटिव को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इम्पीचमेंट, इलेक्शन, इम्पीचमेंट इनका हम लोग देखे थे, इनका इलेक्शन देखे थे, टर्म्स ऑफ ऑफिस, कंडीशंस, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखे थे कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो क्या है, तो ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो है, जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन किया था कि लास्ट क्लास में, कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं डी फैक्टो और नॉमिनल को बोलते हैं डी ज्यूरे। डी ज्यूरे हो गए आपके प्रेसिडेंट और डी फैक्टो हो गए आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसके अलावे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट सिटीजन जो हो गए वो आपके हो गए फर्स्ट सिटीजन। हाँ बिल्कुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर ही आएंगे। जैसे कि आपको बता दें दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये रहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? तो अब ये हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, तो देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आ रहा है? जैसे कि कल होके भारत के प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दें, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा मंत्रिमंडल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो समाप्त हो गया। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके एड एंड एडवाइस पर, इनके एड और एडवाइस पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, वही कार्य करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो भी फंक्शन है, जो भी काम करते हैं, वो किसके एड और एडवाइस की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जैसा कि हम आपको बताया कि इनको कौन कौन सा पावर दिया गया है, इनको जैसे हमने बताया कि इनको आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन आपको हम डिफाइन किए थे। एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसको कहते हैं, कि जैसे गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन हो गया, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन दो को आप अलग कीजिए, रेसिड्यू जो बचा, जो क्या हो गया, वो सारे वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डिफाइन करना बहुत कठिन है
केवल ये कह देना कि टू एग्जीक्यूट ए लॉ, टू एग्जीक्यूट ए पॉलिसी, है ना, इम्प्लीमेंट ए पॉलिसी। बात समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है कि उसको आप मतलब क्रियान्वयन में लाए, उसको इम्प्लीमेंट किए, उसको लागू किए, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन का इतना वाइडर स्कोप है और इसको सेपरेटली नहीं डिफाइन किया गया, ठीक है। तो जितने रेसिड्यू हो गए गवर्नमेंट के फंक्शन, जैसे जुडिशियल फंक्शन को हटा दीजिए, लेजिस्लेटिव फंक्शन को हटा दीजिए, इन दोनों फंक्शन के बाद जितने आते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। इसमें आपका डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी आ गया, इसमें आपका फॉरेन पॉलिसी आ गया, इसमें आपका सोशल एंड वेलफेयर इश्यूज आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये जितने जो हो गए आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए देते, ये सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन सबका हेड कौन हो गया? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये क्या हो गया? नॉमिनल हेड हो गया। इसके अलावा और क्या हमने बताया था कि इनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर होता है। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब हो गया जैसे कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत इनको क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ठीक है। और प्राइम ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं आपके पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का मतलब हो गया कि यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बगैर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो इसलिए इनके पास क्या है? लेजिस्लेटिव पावर भी होता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, ठीक है। और जुडिशियल पावर जो है, जुडिशियल पावर मतलब क्या हो गया? जुडिशियल पावर के अंतर्गत आपका जो हो गया, जैसे कि कोई भी जुडिशियल सिस्टम, कोई भी आप सिस्टम देखिए, ये क्या है? ये मैन मेड सिस्टम है। उसमें कितना भी सिस्टम आपका क्या है? एकदम फुल प्रूफ है ना। लेकिन फिर भी उसमें कोई जुडिशियल एरर कहीं ना कहीं उसकी संभावना रही जाएगी। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए इनको पार्डनिंग पावर दिया गया कि ठीक है, हाईएस्ट जो अपेक्स कोर्ट है द सुप्रीम कोर्ट, उसने भी एक मान लीजिए किसी को अगर मृत्यु दंड की सजा दे दी, तो अब ये है कि इस चीज को समझिए कि ये आपका अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप जाते हैं, ये क्वेश्चन यहीं से क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि आपको यही पूछ देगा कि जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपका जो राइट टू मूव है, ये एक आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इट इज वन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 72 इसके अंतर्गत जो आप जाते हैं, कहा? पार्डनिंग पावर जो है, पार्डनिंग पावर, क्या ये आपका राइट है? तो नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप याचक की तरह जाते हैं। मर्सी है ना, मर्सी पिटीशन। ये पावर डिफाइंड है किसके लिए? ये राष्ट्रपति के लिए है। ये जो है कन्विक्ट कर, मान लीजिए आपके ऊपर क्या है, कोई सजा हो गई, मृत्यु दंड आपको दे दिया गया, और इसके अंतर्गत इनको पावर है कि ये चाहे तो इवन डेथ सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं। और इसमें इनको जैसे कि पार्डन, रिप्राइव्स, रिमिट, रिमिशन किसको कहते हैं? और रिमिशन, कम्यूट या कम्यूटेशन, ठीक है, रिस्पाइट, ठीक है। अब इस तरह का इनको पार्डनिंग पावर है। अब इसमें क्या है कि कम्यूट का मतलब हो गया रूपांतरण, मतलब कि चेंजेज। रिस्पाइट मतलब राहत देना। रिमिशन का क्या मतलब हो गया? रिमिट मतलब एक तरह से छूट दे दी। पार्डनिंग का क्या मतलब हो गया? कि क्षमादान आपको दे कर दिया। अब इसमें ये जो दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि डेथ सेंटेंस आपको दिया, ठीक है, या कोर्ट मार्शल। एक और इनके पास क्या अधिकार है कि दैट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। ये ये यहीं से क्वेश्चन ये क्रिएट किया जाएगा, ये पावर इनको कौन देता है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है। तो इसलिए इसको डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत, इसको मिलिट्री पावर के अंतर्गत आप रखिए। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब हो गया कि जैसे कि जो बहुत सारे फॉरेन ऐसे डिग्निटरीज वगैरह, एम्बेसडर वगैरह, इसको क्या होता है? इनके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है।
तो पार्डनिंग का मतलब हो गया कि कंप्लीट क्षमादान कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मृत्यु दंड आपको दिया गया तो ये कंप्लीट पार्डन कर दिए, मतलब कि आपको क्षमादान हो गया, आपको कोई सजा नहीं है। समझ में आ रहा है? इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल समझ रहे हैं, ये सेना के लोगों को, ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब हो गया एक कंप्लीट रूपांतरण, मतलब कि आपकी सजा जैसे मान लीजिए कि 2 वर्षों के लिए सश्रम कारावास, मतलब कि इंप्रिजनमेंट क्या है, आपको मेहनत के साथ करना, मतलब उसमें कुछ काम करना है। अब उस इंप्रिजनमेंट को वो कम करके कर दिए क्या, मान लीजिए कि 1 वर्ष कर दिए, और रूपांतरण हो गया 2 वर्ष क्या है सश्रम, और 1 वर्ष वो कर दिए क्या कि 1 वर्ष के, हाँ 1 वर्ष तक आपको क्या करना है, बस कारावास में रहना है। समझ में आ गया? तो आपने क्या किया है कि इसमें रूपांतरण कर दिया, मतलब कि नेचर जो आपने क्या किया, उस सजा को बदल दिया। तो पहले क्या था इम्प्रिजनमेंट, अभी क्या है कि उसमें सश्रम, मतलब उसे कहते हैं ना कि मेहनत के साथ आपको जो है सो लेबर उसमें करना है, मेहनत करना है, कुछ कार्य करना है, और इसमें केवल इम्प्रिजनमेंट। ठीक वैसे ही रेस्पाइट हो गया, ये रिमीट क्या हो गया कि आपको छूट दे दिया गया, आपको वो सजा दे। इसमें है कि एक तरह से राहत कर दिया जाए कुछ स्पेशल ग्राउंड पे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई महिला है और वो जो है महिला प्रेग्नेंट है और उसको सजा भी दिया गया, तो एक स्पेशल ये ग्राउंड हुआ, इस ग्राउंड पे उसकी सजा को क्या कर दिया गया, तो उसको रिस्पाइट बोलते हैं, मतलब की राहत दी गई। ठीक है, तो इस तरह की ये सारी जो है ये व्यवस्थाएं इनको दी गई है, तो ये एक तरह से जुडिशियल पावर है। ठीक है, तो ये जुडिशियल पावर, जैसा कि इसके विषय में भी आप लोग को बताए हैं कि इस पे हमेशा स्कॉलर्स में ये डिबेट होता रहा कि कुछ लोगों का मानना है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर ही है, कि मतलब आप जो कि एग्जीक्यूटिव हेड है इसलिए ये इनको अथॉरिटी है और इस ग्राउंड पे ये, लेकिन मोर और लेस जो है अगर आप देखिएगा तो ये जुडिशियल पावर भी है। अब है कि क्या इसको आप कोर्ट में ये जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई सजा अगर है उसको छूट दे दिए, डेथ सेंटेंस को क्या कर दिए, आपको सीधे पार्डन कर दिए, मतलब क्षमादान कर दिए राष्ट्रपति। तो अब है कि क्या इसको लेके आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन ये है। समझ में आ रहा है कि मतलब इसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या चैलेंज कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है पार्डनिंग का, जो पार्डन करने का, वो जिन मैटर्स पे किया है, जिस इंफॉर्मेशन पे, वो रेलिवेंट मैटर्स हैं कि नहीं, मतलब उनको जो सूचना दी गई है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो जो ग्राउंड है वो रेलिवेंट मैटर है कि नहीं। जैसे कि इनके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं, तो इनके विषय में अगर हमको कोई जानकारी चाहिए तो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो हमको बता रहा है कि सर ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, हमको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो ये जो हमको सोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है जो इंफॉर्मेशन, वो जो है जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो जो एड और एडवाइस जो इनको जो दिया गया, ये जो है जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब इस इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस, both the houses of the parliament। ठीक है, इसके अलावा और कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज। तो इसके अलावा और कौन पार्टिसिपेट करना है,
यूटीज में सारे यूटीज नहीं, जहां दो जगह है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। और और क्या है इसके अलावा, बताइए। बाई कैमरल मतलब, हाँ हाँ, नहीं, तो अब इसमें क्या है कि इंक्लूडिंग, ठीक है। अब इसको समझिए, तो अब इलेक्शन में इसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, है, नॉमिनेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहीं से आपको डिफरेंस आ जाएगा, जो आपके इसमें वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड करेंगे कि नहीं, बताइए। नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट में करेंगे, नॉमिनेटेड उसमें बताइए। और क्या डिफरेंस हो गया यहीं पे, क्योंकि हम लोग वाइस प्रेसिडेंट जो है, यहीं से आपको दोनों का जब तुलनात्मक पढ़िएगा तो आपको आसानी से, नॉमिनेटेड करेंगे कि नहीं, क्वेश्चन, रवि सुधांशु, लक्ष्मण सिंह, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें देखिए, तो अब इसमें इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। अब देखिए, लेकिन जो एमएलसीज होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब बताइए, बताइए इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के की स्थिति क्या है, है? सिंपल मेजोरिटी, लास्ट क्लास में ही बताया, रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग। इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट, हाँ, तो क्या प्रोसेस क्या है उसका, ठीक है, नोटिस दे दिया गया। हम्म, 1/3, हम्म, चलिए, हाँ, बढ़िया। इम्पीचमेंट जो है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिमूवल, इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोसेस कौन है, रिमूवल एग्जीक्यूटिव, रिमूवल किसका होता है, प्रेसिडेंट का तो इम्पीचमेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट का, जजेज का होगा। इनको प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पे हटाते हैं, हाँ, वायलेशन ऑफ, क्या हुआ, कॉपी देखने का भी मौका नहीं मिलता है घर पे, व्यस्तता बढ़ गई है तो फिर चुनाव में बिजी नहीं ना आप लोग, हाँ हाँ, नहीं तो इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ते पढ़ते, तो फिर कहाँ व्यस्त हैं आप लोग, इसको रिवाइज कीजिए। अगर देखिए होता क्या है ना, आप फिर दोबारा ये पढ़ने का आपको नहीं अवसर लगेगा, ये अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जैसे फाउंडेशन बैच है, एक एक चीज को इतनी गहराई से तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, जैसे ही एग्जाम आएगा ये सब फिर दोबारा आप नहीं पढ़ पाइएगा उतनी गहराई से, उसमें बस फ्लिप द पेज होगा कि इसमें ये था, इसमें ये था,
और लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, मतलब आप आधा अधूरा पढ़ लीजिएगा तो वो और परेशानी देगा। नहीं पढ़े रहते तो ठीक रहता, ठीक है, लेकिन जब अधूरा पढ़ लीजिएगा कि थोड़ा ये, तो वो आपको हमेशा कंफ्यूजन में डालेगा और वो और ज्यादा सिचुएशन जो है, जितना क्लैरिटी रहेगा उतना ज्यादा। 2 ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन उसपे क्या है कि उसमें पकड़ मजबूत हो। 3 चैप्टर पढ़िए, पकड़ उस पर मजबूत हो, ठीक है। ये अधूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 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 रिविजन कीजिए, क्वेश्चन सोचिए, फिर पीछे का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसको बनाइए, तब आप लोग क्वेश्चंस जो है पूछिएगा। और जो पढ़ा रहे हैं उनसे भी ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिएगा, इन्वॉल्व कीजिएगा, तभी आप उनसे, जैसे आपको हमसे काम लेना है तो ज्यादा हमसे काम कब ले पाइएगा, जब, हाँ, जब आपको खुद मालूम हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। नहीं तो फिर तो ये वही कोरम, आगे पार्लियामेंट में हम लोग पढ़िएगा, एक कोरम होता है। कोरम होता है मतलब क्या, हाँ समझ ही रहे आप, ये कोरम होता है। कोरम क्या है कि 1/10 जो है वो प्रेजेंट लोग हैं, तो बस वही कि बस क्लास चल रही है, 10 लोग जो है अपना 10% जो है लोग आ रहे हैं, फोरम जो है बना हुआ है। जैसे लोकसभा चलाने के लिए 543 लोग है, तो 10% कितना हो गया, 54.3, मतलब 55 लोग अगर आ रहे हैं तो लोकसभा चलेगा। अब लोकसभा में अपना जो है बस, तो ऐसे नहीं है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस ग्राउंड पे इनका क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है। और ये जो इम्पीचमेंट होता है, इसमें तो कि लिखा जाता है क्या, कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, तो नॉट लेस देन टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कितना, 2/3। तो 2/3 जब नॉट लेस देन है, ये 1/3 नहीं था, कितना था, 2/3 था। तो अब इसका 2/3 है, इसके अलावा इसमें 2 क्राइटेरिया ये फुलफिल करना है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल 61 में ये प्रावधान आपको दिया है कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसके अलावा जिस हाउस में इनिशिएट करना है इम्पीचमेंट, उसमें कितना, 25%, मतलब 1/4 जो है मेंबर्स का क्या होना चाहिए, और 14 दिन तक नोटिस देना होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए राज्यसभा में ये प्रक्रिया अगर शुरू है, तो दूसरा जो हाउस है उसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग जो है वो क्या बनाया जाएगा, एक आपको ये कमिटी बनाई गई जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको बोलते हैं कहीं कहीं कि क्वाजाई जुडिशियल, की एक तरह से क्या हो गया कि आप उसको एक तरह से ये, और इम्पीचमेंट, अब जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने चेयर से क्या होगा, अपने ऑफिस से वो हट गए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हट गया तो ये प्रोसेस क्या हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो गया। मतलब हु रिमूव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, जजेज के केस में क्या है कि इसी तरह की प्रक्रिया होगी, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है। अब इसमें ग्राउंड क्या हम बता रहे हैं, तो किस ग्राउंड पे इम्पोर्ट आया जा रहा है, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका ग्राउंड क्या है, कोई बताएगा, वायलेशन ऑफ मिसकंडक्ट नहीं, इनका ग्राउंड है प्रूफ मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। ये डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है कि इनको किस आधार पे हटाया जाता है। तो अब दो इसमें शब्द आ गए, एक मैनर और दूसरा क्या हो गया, ग्राउंड। तो मैनर का क्या मतलब हो गया, तरीका क्या है, तो तरीका ये है। और ग्राउंड का क्या मतलब हो गया, किस आधार पे, तो इनको भाई कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हटाते हैं, और इनको किस आधार पे हटाते हैं, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के आधार पे हटाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट को किस आधार पे हटाते हैं, उनका कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है। और इनका मैनर क्या है कि इसमें क्या है, ऑल द देन मेंबर्स मतलब तत्कालीन जो है, इसमें क्या होता है, वैकेंसीज को हटा लिया जाएगा, इसीलिए इसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। जैसे कि जब भी इनको हटाया जाएगा, कहाँ हटाया जाएगा, राज्यसभा में। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरी बात
कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है इसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कि बिहार से जो एमएलए हैं ये लोग भी उसमें वोट वो पार्टिसिपेट करेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी से। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात कि इनके इम्पीचमेंट और इनको क्या करेंगे, इनको किसी ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, क्वेश्चन यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब इसमें आ जाइए। देखिए जब भी ये दोनों लोगों के विषय में आप लोग पढ़िएगा, कुछ सर्टेन टर्म्स है उसको हमेशा आप लोग जब नोटबुक में बनाइए आप लोग अपना, उसमें क्या कीजिए, एक टेबुलर फॉर्मेट में बना दीजिए, है ना, वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। जैसे टेबुलर फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ठीक है। उसके बाद से क्या, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद से और क्या है कि रिमूवल कैसे होगा, फिर उसके बाद से टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। इसके अलावा और क्या, इलिजिबिलिटी, ठीक है। और इसके बाद से क्या है, इनके पावर्स और ड्यूटीज। ये हमेशा जो है आप लोग ये टेबल फॉर्मेट में बना के और हमेशा बनाइए। जैसे कि प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, फर्स्ट ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हेड ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है। और बताइए, सुप्रीम ऑफ डिफेंस फोर्सेज, ठीक है। इसके बाद से अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका, तो इलेक्टोरल कॉलेज, elected members both the houses of parliament और state assemblies including Delhi and पुडुचेरी। अब इसमें स्टेट असेंबलीज में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा। इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में आप लोग बना के और इसको जो आप ऐसे ही प्रेसिडेंट का, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट का ये बनाइएगा, आपके रिवीजन के लिए भी होगा और बार बार इसको आप देखिएगा तो आसानी से होगा। रिमूवल कौन करता है इसमें, इन लोग का रिमूवल हो गया, या फिर और क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट, ठीक है। अब इम्पीचमेंट में क्या हो जाएगा, इसमें क्या मेजोरिटी क्या चाहिए, तो अब जैसे इम्पीचमेंट क्या है, आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है। और इसके साथ साथ इम्पीचमेंट में ये क्या है, आधार क्या है, किस ग्राउंड पे इनको हटाते हैं, तो इनको हटाने का ग्राउंड है वही वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये ओथ लेते हैं, ओथ का जो इनका है, जैसे कि ओथ जो ले रहे हैं, ओथ कौन इनको दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और किस आधार पे ओथ दिलवाते हैं, तो उसमें इनका जो ओथ होता है, ओथ में ये क्या बोलते हैं, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरी बात कि ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। अब यहीं पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, अक्सर नॉर्मली स्टूडेंट्स लोग को हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये क्या किए, ये वो दिलवाए, लेकिन जब इनको रेजिग्नेशन देना होता है तो किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, 5 years,
on the date which he enters upon the ऑफिस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है ये बताइए तो, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सिटीजन ऑफ इंडिया वो कैसे होने चाहिए, सिटीजनशिप आप लोग चैप्टर पढ़े हैं, बाय बर्थ। वेरी गुड, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, गुड। लेकिन सिटीजनशिप जो होना चाहिए वो बाय बर्थ होना चाहिए। अच्छा अब आ जाइए, और क्या है, 35 ईयर्स क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड इनका एज होना चाहिए 35 ईयर्स। और इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और क्या है, क्या क्या, नहीं वो तो प्रक्रिया बताने लगे तीनों को, और बताइए एलिजिबिलिटी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, लोकसभा के एलिजिबल फॉर लोकसभा मेंबर, मतलब हाउस ऑफ द पीपुल, लोकसभा के मेंबर के लिए क्या होने चाहिए, ये योग्य होने चाहिए, है ना। अगर ये योग्यता ये पूरी कर रहे हैं हाउस ऑफ द पीपुल के लिए तो ये क्या है, एलिजिबल। अच्छा पावर्स और ड्यूटीज ये तो आप लोग को क्लियर ही है। पावर्स क्या हो गया इसमें, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर हो गया, आपको इसमें डिफेंस पावर हो गया, पार्डनिंग पावर जो जुडिशियल पावर के अंतर्गत किया जाएगा आपका। हाँ इसके अलावा और क्या है, स्पेशल प्रिविलेज इन लोग को दिया जाता है, स्पेशल प्रिविलेज, ध्यान दीजिए, स्पेशल प्रिविलेजेस किस तरह का, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 361 याद है आप लोग को, क्या था आर्टिकल 361, पावर्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ प्रेसिडेंट। जब हम आप लोग को आर्टिकल 14 पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि आर्टिकल 14 के कुछ लोग एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 14 का क्या स्टेट ये था, इलस्ट्रेशन दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, है ना, मतलब कि रूल ऑफ लॉ वहां से डिनाई। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या था, आर्टिकल 361 कि दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ a state within the state while exercising his executive power, है ना, he shall not be answerable to any court और नो सिविल प्रोसीडिंग्स जो है इनके ऊपर नहीं हो सकती। ये समझ में आ रहा है, ये सब याद होना चाहिए एकदम, जिसको रिफ्लेक्सेस तो बोलते हैं ना, कभी भी कोई भी आपको यूज करना है। तो अब ये क्या है कि 361 क्या है, ये स्पेशल प्रिविलेज ना, यही तो है टोटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बाहर कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, आप खुद सोचिए। हाँ इसी में आपको ट्विस्ट जो है, ट्विस्ट आपका जो है इसमें मतलब किया जा सकता है कुछ कुछ, ठीक है। अब ये हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के केस में आ गया। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कोई बताएगा, इज द सेकंड सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इनके बाद से कौन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और काउंसिल ऑफ द स्टेट। वाइस प्रेसिडेंट की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये सेकंड जो है हाईएस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए, मतलब नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्लियर हो गया, स्पष्ट है। इसके बाद से और इनका क्या है, इनका एलिजिबिलिटी क्या है, इनको और कोई काम नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा,
सबसे कमाल की बात है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको सारा इंफॉर्मेशन सब कुछ जो है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यहाँ तक कि मान लीजिए अभी चुनाव का अगर अभी ये दौर चल रहा है, अगर किसी भी पार्टी को क्या मिला, बहुमत नहीं मिला, उस समय प्रेसिडेंट की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। जैसे कि मान लीजिए कि उसके बाद से और क्या है कि अगर कहीं भी शासन नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति जो है उनके हाथ में वो आ जाता है शासन। वाइस प्रेसिडेंट जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक्स्ट्रा कोई काम देता ही नहीं है, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इनको एक ही आपको ये क्या दिया गया है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब हो गया कि कोई एक्स्ट्रा इनको मतलब क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मतलब कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कि बाय द वेरी डिफिनीशन, है ना, ठीक है। जैसे कि अब उसके बाद अब इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगेन पहला ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा क्या है, 35 years ऑफ एज, मतलब ये क्या कंप्लीटेड। कई बार लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जैसे कि अपियरिंग में फॉर्म लोग भरते हैं तो 34 years कंप्लीट हो गया, 35वां रनिंग है तो हम वाइस प्रेसिडेंट के एलिजिबल है, नहीं, कंप्लीटेड यहाँ पे एकदम कि वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। उसके बाद से और क्या है, और बताइए। उसमें एलिजिबिलिटी में क्या था कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए, हाउस ऑफ द पीपल की। इसमें थोड़ा सा यही चेंज हो जाता है, इसमें क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मेंबर, मतलब कि राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। यही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। समझ में आ रहा है कि इसमें लोकसभा उसमें शब्द यूज किया गया है, ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट नहीं। यहीं पे क्वेश्चन में आप लोग को, बहुत इजी क्वेश्चन में आप लोग को क्या किया जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है, दैट ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years। और थर्ड जो ऑप्शन है, दो तो आप पढ़ लिए बहुत तेजी में कि हाँ ये सही है, बी सही है। तीसरा में वो कर देगा क्या कि पार्लियामेंट का वो सदस्य होने के लिए, या इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उसके सदस्य होने के लिए क्या है, उनकी योग्यता होनी चाहिए। बस ये स्टेटमेंट गलत हो गया और पूरा आंसर गलत हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन से आप लोगों से गलती करवाया जा सकता है। इसलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए जिसको मतलब आप कहते हैं ना कि एकदम इजी, अरे इतना आसान क्वेश्चन था कि बस 1 सेकंड के भी जो है 10वां हिस्सा में बना दिए, वहां थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट जो है वो है। तो इसलिए बहुत क्लैरिटी इसमें होना चाहिए। क्लियर हो गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है बताइए, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहाँ डिफाइन किया गया, 60 में कॉन्स्टिट्यूशन के। लास्ट क्लास कोई भी इसमें से अटेंड किया था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है बताइए। हम्म कितना बढ़िया ज्ञान सबका बढ़ा है यार, हाँ किसी लाभ के पद, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ऑफिस प्रॉफिट, हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन क्या है, यही तो पहला चीज है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ना आरपीए में। आरपीए 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल लैंड, ना तो इसमें डिफाइंड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। लेकिन फिर भी कोर्ट क्या किया कि 5 तरह का जो है वो टेस्ट जो है वो बताया कि वेदर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज स्टेट और नॉट, गवर्नमेंट है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि उसमें जो है ये लास्ट क्लास में लिखवाया गया, आप लोग को बताया गया। हाँ, हाँ गवर्नमेंट उसमें कोई रिम्यूनरेशन देता है कि नहीं।
अगर वो है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। जैसे कि अगर आपसे हम ये कहें कि कोई व्यक्ति आर्टिकल 76 के अंतर्गत अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं? हुँ? ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ कि नहीं अटर्नी जनरल? इतना टाइम आपको लगा रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है। हुँ? नहीं है? है? मतलब वही बात है कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, नहीं। इतना इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पहला टेस्ट क्या है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, कौन इनको अपॉइंट करता है? तो फिर ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर गवर्नमेंट है तो ये क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ। दूसरा कि इनका रिम्यूनरेशन, इनको सैलरी नहीं दिया जाता है, इनको क्या एक फिक्स रिम्यूनरेशन दिया जाता है। ये क्या है? लॉ ऑफिसर, है ना? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए। ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्ट ये है कि पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों का केस है। अटॉर्नी जनरल जो है वो चाहे तो कहीं भी क्या कर सकते हैं, वो केस उसका ये लड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, वो केस नहीं लड़ सकते। समझ में आ गया? इनका एक फिक्स रेमुनरेशन है आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की गवर्नमेंट क्या है, अपॉइंट कर रहा है, गवर्नमेंट रिम्यूनरेशन दे रहा है, ठीक है। इसके अलावे कि गवर्नमेंट के द्वारा एड अगर उसको दिया जा रहा है, कोई फंड दिया जा रहा है, वो ड्यूटी परफॉर्म किसके लिए कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए कर रहा है। तो कुल मिला के अगर आप पब्लिक ऑफिस में नहीं है, अगर इवन आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक मैनेजर भी हैं, तब भी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सैलरी मिलता है, परफॉर्मेंस ड्यूटी वो कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है ना? किसमें? बिल्कुल आ जाएगा रिवोल्यूशन। अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट है कि नहीं? समझ में आ गया? इस तरह से तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। कल ओके मान लीजिए कोई बोर्ड बना दिया जाए, जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी कोई न्यास परिषद जो है आपका, ये श्री राम जन्मभूमि में जो बना, तो उस न्यास परिषद, उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर गवर्नमेंट नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अगर फंड दे रही है वहां पे, तब ठीक वैसे ही जैसे आप लोग इसमें पढ़े थे आर्टिकल 29-30 याद कीजिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। उसमें क्या था कि आप अपना एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बना सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट का जहां फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया, क्या फंड्स तो उसमें, ये समझ में आ गया। इसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, लाभ का पद जिसको, ठीक है। लेकिन अब इसमें है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप उसके इलेक्शन के लिए अगर आप वाइस प्रेसिडेंट है तो आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं, गवर्नर ऑफ स्टेट है तो आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं, इवन प्राइम मिनिस्टर है तो आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइम के विषय में बताइए। ये क्या हो गया? लॉ ऑफिसर हो गया। रिम्यूनरेशन जो है इनको फिक्स किया जाता है। इनको जो है राइट टू ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस मतलब कि किसी भी, ये क्या है, ये कोर्ट में इनको क्या है, ये ऑडियंस मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, इनको सुनवाई का या इसका क्या इनको अधिकार। दूसरा कि इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये एलिजिबल होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट, ये लोग मतलब रैंक वाइज क्या है, ये मतलब इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के तुल्य होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप, उसके अलावा इनको एक और जो है आर्टिकल 88 जो है वो बताता है
इनको राइट टू स्पीक भी है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, अक्सर ये कंफ्यूजन में रहता है, राइट टू ऑडियंस और राइट टू स्पीक। और इसके साथ साथ ये किसी भी कैबिनेट कमिटी के मेंबर भी बन सकते हैं। ठीक है, किसी भी कैबिनेट कमिटी, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई कैबिनेट है, उसका कोई कमिटी, उसके मेंबर इसके मेंबर भी बन सकते हैं। तो क्या क्या अटॉर्नी जनरल के केस में हो गया कि इनका एक फिक्स्ड रिम्यूनरेशन जो है ये प्रेसिडेंट जो है वो तय करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफिसर हो गए, तो इससे संबंधित कोई भी अगर मान लीजिए कि इनको एडवाइस देना होता है, या गवर्नमेंट के बिहाफ में ये क्या कर सकते हैं, केस भी जो है सो ये लड़ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस ये कर सकते हैं, इनको अलाउड है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या है, सैलरी नहीं देके फिक्स रिम्यूनरेशन दे दिया गया। जैसे कि क्या, अच्छा, अब अटॉर्नी जनरल होने के नाते क्या होगा, एक फायदा तो ही है, इनको ज्यादा से ज्यादा जो इनको प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होगी। प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया, जैसे कि कोई एक वकील है ना, तो नॉर्मली ये लोग क्या होते हैं, वकील ही हुए एक तरह से लॉ ऑफिसर का। तो अब जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट प्रैक्टिस है कि उनका अगर आपका कोई केस है, कोई मुकदमा मान लीजिए कि जमीनी विवाद है इनके, तो दो लोगों के बीच का जमीनी विवाद है और आपको वकील रखना है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आप ये कह रहे हैं कि मेरा केस जो आपकी लड़ाई, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो केस लड़ सकते। लेकिन अगर आपकी लड़ाई भारत सरकार के साथ है, तब वो केस नहीं ले सकते। समझ में आ गया? हाँ, एक फिक्स है, जैसे कि आप लोग को स्टाइपेंड मिलता है, फेलोशिप मिलता है। जैसे कि कैबिनेट कमिटी, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार जो है एक कमिटी बनाए, है ना, इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिसर मिनिस्टर्स, उस मिनिस्टर्स ग्रुप में उसमें जितने कैबिनेट के लोग हैं या उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी ये सारे लोग हैं, वो एक अध्ययन करेगा इस चीज पे कि क्या जो है भारत की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों तक तब कहाँ जाएगी, इस पे क्या हुआ, एक कोई ग्रुप बना, एक कमिटी बना, तो हाँ, नहीं पंचवर्षीय योजना नहीं, मतलब कुछ भी अध्ययन करने के लिए या महंगाई के लिए, या यही कि भारत के युवा जो है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ गया, तो इसके तहत जो है ये किस तरह की शिक्षा पाना चाहते हैं, किसी भी तरह का एक स्टडी, इसके मेंबर ये क्या हो सकते हैं, ये बन सकते हैं। या और भी बहुत सारी कमिटीज है, जैसे कि आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज जगह पड़ी है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी हो गया या फिर और भी। हाँ, तो उसमें एडॉक कमेटी हो गया या और भी, तो उस कमिटीज में या कोई ग्रुप हो गया, उसमें क्या हो सकता है, ये मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसमें अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए इनको राइट टू ऑडियंस है, किसी भी कोर्ट में जाके ये क्या कर सकते हैं, राइट टू स्पीक भी है, ये लोकसभा में, राज्यसभा में ये जाके क्या कर सकते हैं, इनको बोलने का भी अधिकार है। हाँ, किसमें, इसका आर्टिकल 76 है, नहीं इसका अलग है। इसका आर्टिकल 88, हाँ, बिल्कुल नहीं वोट कर सकते। हाँ, बैठ सकते हैं, वोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां के मेंबर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो 4 लोग हैं उसमें कौन हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और चौथा अटॉर्नी जनरल। ये 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट हो जाता है अटॉर्नी जनरल। क्लियर हो गया? दूसरा की एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबल फॉर सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका वो भी कोई टेन्योर फिक्स नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब इसमें ये देखिए वाइस प्रेसिडेंट में क्या है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, कंप्लीटेड, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ये मेंबर होने चाहिए। और इसमें क्या, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये क्लियर हो गया। और फिर क्या है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
ये सिमिलर होता है दोनों का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। फर्क ये है कि इसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करता, लेजिस्लेटिव असेंबली केवल करेगा। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, वहां भी विधानसभा, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट। चलिए, अब इसके अलावे हो गए आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है बताइए। एमपी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए है? सबसे पहले तो ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ, ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट जिसको कहते हैं, दिवालिया नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि आप एक साथ दो जगह जो है आप नहीं कार्य कर सकते हैं, दो सर्विसेज में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते, है ना, तो ये उसमें, ठीक है, और क्या होना चाहिए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते आपको और क्या दिया जाता है, बहुत सारी इम्यूनिटीज भी दी जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति होने के नाते जो है वो इम्यूनिटीज दी जाती है। वैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि अपने हाउस में किसी भी वक्तव्य के लिए ये लोग भी आंसरेबल नहीं है, ठीक है। और जैसे कि इनके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी दिया गया, इन लोगों को आर्टिकल 105 के अंतर्गत जो है ये इसमें दिया गया इम्यूनिटी आपको, ठीक है। और बताइए, टोटल कितने नंबर हैं लोकसभा में? हम्म, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और राज्यसभा में? हम्म, बताइए। 238 जो है ये क्या होंगे, ये इलेक्टेड होंगे, और 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। और नॉमिनेटेड किस ग्राउंड पे होते हैं, तो लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज और स्पोर्ट्स नहीं होता है। स्पोर्ट्स जो है इट कम्स अंडर आर्ट। स्पोर्ट्स पे जैसे कि इनको बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को, तो तेंदुलकर को बनाया गया था तो ये क्वेश्चन आया था कि भाई इन चार में से किस ग्राउंड पे उनको रखा गया, क्योंकि तो लिटरेचर, हाँ, तो उसमें यही डिसीजन जो है कोर्ट ने ये दिया था कि ये स्पेशल नॉलेज होता है। स्पोर्ट्स खेलने के लिए क्या चाहिए, एक आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए, है ना, ये एक आर्ट है, ये सबको ये नहीं है, इसलिए इसको आर्ट के ही अंदर में रखा गया। अब यही अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ जाइएगा स्टेट में, तो यही ग्राउंड होता है, एक उसमें और ऐड हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको यही यहाँ पे क्या रहेगा, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज, साइंस, ये चार तो रहेंगे ही रहेंगे, एक इसमें और क्या आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाइए, जो आपका पार्लियामेंट हो गया,
ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्या, यूनियन लेजिस्लेचर। अब यूनियन लेजिस्लेचर में हाउस ऑफ द पीपुल, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और द प्रेसिडेंट, ये तीनों लोग इसमें ये आ जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के विषय में आप लोग जान ही रहे। अब आ जाइए लोकसभा। लोकसभा जो है, इसको एक आप समझिए कि इसको क्या कहते हैं, ये काफी पॉपुलर जो है ये हाउस है। जितने कुछ आपको जैसे गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, तो जो आप कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना, ये कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में ही होता है। ठीक है, ये राज्यसभा में डिफाइन नहीं है। जैसे कि सरकार बनानी है तो कहाँ उस पे होगा वोटिंग, आपको लोकसभा में होगा। अब मान लीजिए कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वही लोकसभा के अगर सदस्य नहीं है, समझ में आ रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री है राज्यसभा के सदस्य हैं, वो क्या हो सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो अब कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो वोट कर सकते हैं कि नहीं, तो इवन आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके अगेंस्ट में आप वोट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप लोकसभा के सदस्य ही नहीं है। आपके अगेंस्ट अगर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, या इवन आप कॉन्फिडेंस मोशन हुए हैं, तब भी आप लोकसभा में वोट नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होती है, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, लोकसभा के लिए, हाउस ऑफ द पीपुल के लिए। क्या होते हैं, सामूहिक रूप से ये क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें ये है कि मतलब ये हुआ कि दे स्विम टुगेदर और सिंग टुगेदर, मतलब कि या तो एक साथ वो पार करेंगे, नहीं तो एक साथ डूब जाएंगे। तो किसी एक मिनिस्टर का जो एक्ट होता है वो इंडिविजुअलिटी में नहीं कह सकता है कि दैट आई हैव कमिटेड दिस या आई हैव टेकन दिस डिसीजन इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी। नो, इट इज योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहा है तो वो हो सकता है, लेकिन एक मिनिस्टर जो है, दूसरी बात की जो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो टर्म कहते हैं, तो बिना प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर के, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो जाते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट चार्ज या इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। जैसे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन सबके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो 5 साल में संभावना बिल्कुल कम होती है कि कई बार ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक करेंगे। समझ में आ रही है। तो कुछ खास जो मंत्रालय या कैबिनेट जो होता है, नॉर्मल वही डिसीजन लोग लेते हैं, 3 4 5 जो कैबिनेट के लोग होते हैं उन लोग की एक मीटिंग, जिसको कैबिनेट कहते हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिएगा तो द वर्ड कैबिनेट जो है केवल एक जगह मेंशन है, आर्टिकल 352 में, वो भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में।
कि उसमें जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है दैट इज कॉल्ड कैबिनेट। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्री परिषद जो हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? आपको जाहिर सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद से कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हो गए, जैसे आपके फिनेंस मिनिस्टर कौन हो गई, कौन है फिनेंस मिनिस्टर अभी? डिफेंस मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। फिर उसके बाद से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, जैसे कि वित्त राज्य मंत्री कोई होंगे, है ना, जो उनको क्या कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं, किसको? फिनेंस मिनिस्टर को। ठीक वैसे डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके अलावे कहीं कहीं जैसे आप देखिएगा कुछ गवर्नमेंट जो है वो लोग क्या करते हैं? डेप्यूटी पीएम रखते हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, nowhere in the constitution the post deputy prime minister is mentioned। ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी दो ही जगह हुआ है। प्राइम मिनिस्टर से भी रिलेटेड जो एक आर्टिकल आपका आता है वो एक आता है 78 में, इनका ड्यूटीज जो है ये क्या फर्निश और जो भी आपको ये प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट जो इनको करना होता है। फिर उसके बाद से ये 75 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री दो ही जगह जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, द वर्ड प्राइम मिनिस्टर। डेप्यूटी पीएम कहीं नहीं है, डेप्यूटी पीएम करके इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। हाँ, रैंक वाइज ये लोग क्या होते हैं? ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं। एक बार ऐसा प्रेसिडिंग्स आया था जैसे कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक, जब आपकी इसमें 1990 में गवर्नमेंट बनी थी नेशनल फ्रंट की, तो उसमें एक थे देवीलाल करके, तो काफी मतलब वो बहुत बड़े लीडर थे, तो उन्होंने डेप्यूटी पीएम कह के उन्होंने क्या किया था? ओथ दिया। तो अब उसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेप्यूटी पीएम करके अलग से आप ओथ नहीं ले सकते, जैसे कि ओथ आपको कैसे मिनिस्टर, आपको या तो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में ही ओथ लेना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये चीज? समझ में आ रहा है? तो अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगर आप रख लिए तो मतलब क्या कि आपने इसका कोई, जैसे वैसे ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इन लोगों का रैंक क्या होता है? रैंक वाइज ये मिनिस्टर। इवन प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इनको भी बोला जाता है क्या कि फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। ये क्या है? ये प्रथम है, लेकिन कितने? सारे लोग समान, उसमें क्या है? ये फर्स्ट है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर का और पोजीशन क्या है? दैट ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के प्रमुख कौन हो गए? प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री का काम क्या होता है या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? टू गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई एक्शन लेंगे तो किसके सुझाव पे करेंगे? एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब की ये प्रधानमंत्री। इसके अलावा डे टू डे मिनिस्टर्स जो या अदर जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट है, ये ड्यूटी है प्रधानमंत्री की, क्या बताना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप कभी भी देखिएगा ऐसे प्रैक्टिस में, जब भी कोई विदेशी दौरा या बाहर से कोई डेलीगेशन अगर आता है या फिर अगर उसे, उसके बाद से हमेशा प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग होती है राष्ट्रपति के साथ, उसमें ये अपडेट वो सारा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द रिपब्लिक कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से। कोई क्वेश्चन आप लोग का हो तो? हाँ बताइए। किसी को बेटा, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। पीएम बिल्कुल नहीं गिर जाएगी, उनके गिरना। अब जाने वाले को कौन रोक रहा है? जाए। रेजिग्नेशन, अगर इस्तीफा एक ऐसा चीज है जो आपका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। जैसे आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जाने वाले को कौन रोका है भाई? रेजिग्नेशन। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर छोड़ दिए, जैसे उस कंपनी का एमडी रिजाइन कर दिया या कंपनी ही मान लीजिए जो उसके जो, तब तो क्या हो गया? पूरा ये दरअसल, तो पीएम के
अगर रेजिग्नेशन का मतलब है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन इनमें से किसी महानुभाव ने अगर इस्तीफा दे दिया तो आगे की कहानी आप लोग ज्यादा व्यवहारिक हैं, ज्यादा समझ रहे होंगे कि 2-3 दिन के बाद न्यूज़पेपर से भी वो गायब हो जाएंगे। हाँ, ये व्यवहारिक पक्ष है। हाँ, क्या सीएम पूरा सिचुएशन बताइए तो बताते हैं। हाँ, नीतीश कुमार दूसरे पार्टी में वो नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी तो उन्हीं की है। वहां सिचुएशन ये है, जैसे कि आप लोग को हम बताएं क्या, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कॉन्फिडेंस है कि अब ये क्या है कि दे दे एंजॉय देयर पावर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये हो गया कि इनफैक्ट ये प्लेजर नहीं है, एज लॉन्ग एज इनके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। समझ में आ रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस की लोकसभा में जब तक बहुमत है मंत्री परिषद को, तब तक राष्ट्रपति भी उनको नहीं हटा सकते। क्लियर है ये? तो अब बहुमत जैसे कि क्या हो गया, आपको लोग मेजोरिटी बताया कि 272 ये नंबर ये चाहिए। अगर 272 अगर प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट है इसके पास है तो ये आपका जो प्रश्न है कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कोई कैबिनेट मिनिस्टर अगर रिजाइन कर रहा है तो क्या उससे सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल नहीं गिरेगी। अगर मान लीजिए कि टोटल आपके पास जो मेंबर है वो 272 या 275 है, ठीक है, इनमें से अगर 25 लोग रिजाइन कर दिए तो आप कहाँ आ गए? अल्पमत में आ गए, मतलब 250 अब आपके मेंबर हो गए। अब आपकी सरकार यहाँ पे चांस है कि गिर जाएगी। ठीक है, तो रिजाइन कर दिए, अब वो रिजाइन मिनिस्ट्री से कर रहा है, ना कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नहीं, और ना ही पार्टी को वो छोड़ रहा है। हाँ, अगर वो लोग क्या करें, सब कुछ छोड़ दें, तब उस केस में स्थिति हो सकती है। हाँ, तब तो जैसे कि किसी भी केस में हमको 272 से नीचे ला देना तो आपकी सरकार गिर जाएगी। हाँ, अब आपका जो प्रश्न है वो समझिए। आप ये क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे बिहार के केस में, तो बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए कितना आपको चाहिए? जैसे 243 यहाँ पे क्या है टोटल एमएलए, ठीक है, तो 122 जो है ये आपका क्या है, मैजिक नंबर हो गया। मतलब 122 आपको क्या है, ये आंकड़ा आपको टच करना है। आप जिनका उल्लेख कर रहे हैं उनके पास नंबर ऑफ जो है एमएलए कितना है, 43। ठीक है, अब नंबर ऑफ 43 जो इनके पास एमएलए हैं, ये जिस दिन कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस जिस दिन होता है, जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन ये सम हाउ ही इज एबल टू मैनेज दिस नंबर 123। इस बार तो शायद 127 128 चला गया था ना। हाँ, 127, तो अब 5 जो है अधिक आ गए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा हमको गठबंधन, कौन सा अलायंस, या ये भी हो सकता है कि दोनों लोग जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या, एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस ही विल बी रिमेन एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द। ये ना पार्टी तोड़ रहे हैं, ना पार्टी जा रहे हैं, ना कहीं नहीं जा रहे हैं। इनके केस में क्या, इनकी मेजोरिटी जो है ये प्रूफ हो रही है। समझ में आ रहा है, इससे भी कम नंबर में लोग जो है सुधारेंगे। हाँ, बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। इंडिपेंडेंट वो होता ही है, वो स्वतंत्र जो है, निर्दलीय जिसको कहते हैं ना, वो कोई भी पार्टी जो है उसकी इच्छा, वो नहीं ज्वाइन करते हुए भी वो उसमें क्या है कि वो मत का प्रयोग कर सकता है, कॉन्फिडेंस अपनी। समझ में आ रहा है, अगर लोग एब्सटेन कर जाएगा तब भी नंबर गिर जाएगा। जैसे इस केस में क्या है, अब 25 लोग रिजाइन कर दिए, तो जिस दिन इनकी सरकार अल्पमत में आ गई, अब 25 लोग एबसेंट कर गए,
25 लोग एब्सेंट कर गए तो मेजोरिटी तो ये प्रूफ कर दिए। हाँ, क्या पूछना है? उसमें भी आपको एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th रूल आप लोग पढ़िएगा। ऐसे ही कोई पार्टी नहीं बदल, उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। उसमें स्पीकर का वो प्रेरोगेटिव होता है। हाँ, वो भी हो जाएगा अगर पार्टी जो है उसमें कि कुछ सर्टेन जो है, वो जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका 1/3 जो अगर वो लेके तब दूसरे पार्टी में वो मिल सकती। क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? नहीं? तो ये समझ गए इनकी सिचुएशन क्या है कि इवन दो 43 है, लेकिन ये जब सपोर्ट हो रहा है हाउस में वोटिंग उस समय इनके पास ये मेजोरिटी। हाँ, तो वो 122 आपको दे। अब क्या फर्क पड़ता है कि हमको पार्टी ए से मदद मिल रहा है या पार्टी बी से मदद मिल रहा है, या दोनों हमको दे रहा है मदद? समझ में आ रहा है? जहां से भी मिल रहा है हमको ये नंबर क्रॉस करना है। इसलिए ये रिजिग्नेशन एक क्वेश्चन भी है कि रिजिग्नेशन ये किससे कर रहे हैं कि भाई प्रेजेंट, लेकिन फिर उसके बाद से इनको गवर्नर क्या कर रहे हैं? गवर्नर आप ये कह रहे हैं कि इनको आप बुलाया जा रहा है कि क्या आप बहुमत सिद्ध करेंगे? ये बहुमत सिद्ध कर दे रहे हैं। अगर ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। वैसी नौबत आई नहीं है। है क्या समझ में? तो ये चीज है यहाँ भी। तो अब मेजोरिटी, जैसे आप लोग को हम एक और गवर्नमेंट का उल्लेख किए थे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। कोई बताएगा क्या ये है? माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो गया। कौन छोटा पार्टी है? सीट कम है मतलब? हम्म हम्म माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि उसके पास मेजोरिटी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि 272 उनको चाहिए और इस गवर्नमेंट के पास से कितना है, 250 या कोई भी नंबर 272 के, तो मेजोरिटी नहीं है। लेकिन स्टिल रूलिंग पार्टी ये है क्योंकि जिस दिन कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, जिस दिन उनको बहुमत सिद्ध करना है, उस दिन क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये क्या है? सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी में भी प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब 250 लोग अगर उस दिन हैं तो इनको कितना 22 और लैग कर रहे हैं ना, कम हो रहा है। अब अगर उस दिन 25 लोग एबसेंट कर गए जो इनके विरोध में थे, या 25 लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, पहुंचे भी हैं, प्रेजेंट हैं लेकिन वोट नहीं कर रहे हैं, तो इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। 1991 पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब कि मेजोरिटी नहीं। और कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि उसमें छोटी छोटी या कई पार्टियां मिलकर क्या हो रही हैं, वो आपको फ्रेम कर रही है। ठीक है? नॉट हैविंग मेजोरिटी, वेरी गुड। अब इसमें क्या है कि आपका कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट उसी को कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं? चलिए फिर स्टार्ट कीजिए, कुछ लिखिए। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसी नहीं चल रहा है क्या? है? ये पीछे वाला चल रहा है? ये भी चल रहा है? इफेक्टिव नहीं है क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें? अच्छा, वो नहीं चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है? हाँ। अच्छा, अभी लाइट नहीं है? अच्छा,
तो इसलिए उसको बंद किए हुए हैं। ठीक। हाँ ठीक है, चलिए आर्टिकल 72 और कोई मतलब पीछे परेशानी नहीं हो रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स pardoning power to the President of India. To the President of India. The President of India can grant in the form of pardons, respite, reprieve, remittance, commutation, to the persons convicted of any offense by court martial. By court martial. ठीक है। अब जैसे आप इसको यही से समझिए कि अभी हम बोल भी रहे थे ना कि 72 को कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर के ही अंतर्गत आता है, कुछ जुडिशियल पावर। जैसे कोर्ट मार्शल अगर है तो उसको भी ये क्या कर सकते हैं, वो क्षमादान कर सकते हैं। ये जो इनको अधिकार दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि दैट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। तो इस नाते ये क्या कर सकते हैं, ये चाहे तो ये क्षमा। अब चाहे आप इनके इस अधिकार को आप ये कह सकते हैं कि ये इनको एक कुछ डिफेंस पावर्स की है, समझ में। लेकिन आप जब अगर पूरा इसका नेचर देखिएगा 72 का, जो आर्टिकल 72 एक तरह से ये जुडिशियल पावर है, ये क्या है, न्यायिक शक्ति है। और इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, क्यों दिया गया? क्योंकि कोई भी जुडिशियल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर, जुडिशियल एरर ऑफ ह्यूमंस जो है उसकी एक संभावना रहती है ना। तो एक मान लीजिए कि इन केस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, हाई कोर्ट में उसको निर्णय मिला, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय मिला, हो सकता है कि कहीं कोई एरर रह गया हो, तो लास्ट में इस तरह का एक प्रावधान बनाया गया कि चलिए उस गलती को भी सुधार। ठीक है, कि डेथ सेंटेंस गवर्नर को भी है, लेकिन उसमें क्या है कि विद इन द स्टेट ही है, इनका क्या है कि ऑल ओवर ये। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बाई कोर्ट मार्शल। दूसरा लिखिए, an offense against any law relating to a matter by which union has executive power क्या, नेक्स्ट लिखिए, in all the cases where the cases are
The nature of death sentence. Nature of death sentence. The object of conferring the judicial power on the president is to correct judicial errors. ब्रैकेट में लिखिएगा पॉसिबल, जो संभाव्य न्यायिक, जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, अगर कुछ गलतियां हो जाएंगी, मतलब कि जुडिशियल पावर जो कन्फरिंग टू पॉसिबल जुडिशियल एरर्स, है ना, तो जुडिशियल एरर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज या पॉसिबल जुडिशियल एरर, ठीक है। फॉर नो ह्यूमन system of no human system of judicial administration can be free from perfection. नेक्स्ट लिखिए पहला पार्डन्स। क्या पार्डन्स मीन्स completely absolves the offender from all sentences from all sentences including death sentences and punishment and disqualifications and places him in the same position as if he has committed no offenses। क्या मतलब हुआ, कोई समझ पा रहा है क्या? पार्डनिंग को हिंदी में बोलते क्षमादान करना, है ना। तो अब ये है कि आपको ऐसे क्षमादान किया गया कि आप कोई मान लीजिए कि आपने कोई कृत्य किया और ऑफेंडर को एब्सॉल्व कर दिया, अब इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जैसे यू आर क्वालिफाइड टू गेट पनिशमेंट, है ना। आपने क्या है, आपकी भाई ऐसा तो कृत्य आपने किया कि आपको क्या है, आपको सजा दंड तो मिलते ही रहेगा, लेकिन अब इसमें क्या कह रहे हैं कि वो ऑफेंडर के सारे जो पनिशमेंट है उसको क्या किया, वो चाहे तो उसको, इसके साथ साथ और क्या किया जा रहा है कि एज इफ ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस, आपको जो है एक तरह से पूर्ण रूप से इसको कहते हैं ना कि बरी किया जा सकता है ना, कि आपने कोई आपने कमिट किया ही नहीं है कोई,
हाँ वो कह सकते हैं। तो इसमें क्योंकि आपको सजा जो है ये पूर्ण रूप से इसको पार्डन किया, समझ में आ गया। कोई भी सजा है, कोई पनिशमेंट अगर मान लीजिए आपको ये मिल गया कि आप बिना टिकट दिए पकड़ा गए, है ना, 3 महीने की, तो उसमें आपको सजा और 5,000 रुपया, तो उसमें ये कर दिया कि टिकट माफ कर दीजिएगा। अब इसके लिए आपको प्रेसिडेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो भी मान लीजिए कि कंपिटेंट अथॉरिटी है, तो उसने क्या किया कि वो ये किया कि ऐसे छोड़ दीजिए था। तो आपको क्या किया गया कि एज इफ यू हैव कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ की अगर डेथ सेंटेंस भी है और आप वहां गए तो ये कंप्लीट क्षमादान कर दिए राष्ट्रपति कि नहीं इनको हटाइए, कोर्ट मार्शल भेज नहीं है इनको जो है सो। तो इसमें क्या है, जो ऑफेंडर है वो क्या हो गया कि दैट एज इफ ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो इन द सेम पोजीशन, किस पोजीशन में, उस स्थिति में उसको लाके छोड़ दिया गया जैसे उसने कोई क्राइम नहीं किया। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये पार्डन, इसको बोलते हैं पार्डनिंग पावर, इसको पार्डन बोला गया। तो पार्डनिंग पावर के अंतर्गत क्या है, पार्डन्स है, रिप्राइव है, रिस्पाइट है, कम्यूट, इस सबका अलग अलग मतलब हो गया। तो इसमें तो नेचर की भी मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा ना, आपको सजा जैसे दिया गया कि मान लीजिए 14 वर्ष का आपको कारावास दिया गया, तो एक हो गया कि 14 वर्ष से कम करके 2 वर्ष तक किया गया, है ना। तो इसमें क्या किया गया, इसी नेचर का है लेकिन कम। एक है कि आपको क्या है कि सश्रम कारावास, कि आपको उसमें क्या करना है कि एक 5 वर्ष तक आपको सश्रम कारावास है, उसको कम करके कर दिया गया कि नहीं 1 साल तक इनको कुछ मेहनत नहीं करना, बस इनको 1 साल तक इनको कारावास दिया। तो नेचर बदल गया। एक में है कि आपको 1 साल तक का दंड दिया गया, तो चलिए 1 साल के दंड को हटा के इनको क्या किया गया कि कुछ मॉनेटरी टर्म्स में आपको जो है इतना ये कहा गया कि आर्थिक दंड लगा दिया गया कि आपको 1 लाख रुपया जो है देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो ये अपने आप में। चलिए नेक्स्ट, कम्यूटेशन, हिंदी भी इसका लिख लीजिए तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। क्या, पार्डनिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, क्षमादान। कम्यूटेशन, रूपांतरण हो गया। एक्चुअली हो क्या गया है, आवर्स इज इंग्लिश, तो न ठीक से हिंदी रहा न ठीक से इंग्लिश रहा, है ना, न ठीक से हिंदी रहा न ठीक से इंग्लिश रहा। इसलिए बस समझने के लिए, तो अब उसके लिए एक व्यवहारिक पक्ष में एक नया शब्द क्या निकल गया है, बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल तो अब होता ही है कि एक तो बहुत पुराना इसमें एक इंग्लिश, हाँ वो ठीक कर रहे हैं इंग्लिश, नहीं तो इंग्लिश नहीं, एक बहुत पुराना एक जोक भी है कि जिसको एक लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोलिंगुअल, दो तो बाइलिंगुअल, है ना, ऐसा ही ट्राइलिंगुअल, जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आता है उसको अमेरिकन बोलते हैं। अमेरिकन में क्या है कि जो अमेरिकन इंग्लिश है वो सबको क्या कर दिया, एक मतलब एकदम व्यवहारिक पक्ष में, इसीलिए ये इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश हो गया कि आधा इंग्लिश और आधा हिंदी, तो ना ठीक से हिंदी रहा ना इंग्लिश रहा, तो पता चलता है। इसलिए जहां समझ में आए, तो कहानी ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब इसी में कि पार्डनिंग, रिस्पाइट, रेमिशन, अब ये गबड़ा जाएगा, लेकिन जब इसकी हिंदी आ जाएगी तो उससे आप समझ लीजिएगा, जैसे क्षमादान, है ना, कम्यूटेशन को रूपांतरण कहते हैं, मतलब क्या किया, रूपांतरित, तो रूपांतरण, तो अब इससे आपको समझ में आ रहा है कि रूप क्या हो गया, उसका बदल गया। तो आप इससे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, चलो कम्यूटेशन, it means exchange of one thing from another, of one thing from another. Here it means substitution of one form of punishment for another of a lighter character. एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, for rigorous imprisonment
सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो पहले क्या था, फ्रॉम रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ये किस में रूपांतरित हो गया आपका, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, है ना। तो पहले जैसे कि मान लीजिए, अब इसमें क्या है कि ये कम्यूटेशन क्यों है कि रूट बदल जा रहा है, कि पहले आपको सश्रम कारावास है, मतलब मेहनत के साथ आपको कारावास दिया जा रहा है। अब इसमें कि नहीं, साधारण तौर पे आप बस आप कारावास जो है, कहते हैं ना चक्की जो जेल में पीसा जाता है, वही तो वो। हाँ, हाँ बिल्कुल मिलता है, आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं होगा तो फिर आप केस बनाइए कि भाई मेरा जो फंडामेंटल राइट जो वायलेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल मिलता है। बिहार भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, तो फिर तो कौन सा क्वेश्चन हो गया। अब व्यवहारिक पक्ष क्या है, एक बार जाके देख लीजिए। अब वो तो अब हम नहीं, हम तो थ्योरेटिकल पोजीशन ही बता रहे हैं, और अगर अभी क्या चल रहा है तो एक बार एक चक्कर लगाया ही। नहीं, उनसे पूछना है वो तो फिर वही होगी ना, एक बार व्यवहारिक पक्ष जानना है तो एक बार देख लीजिए तो क्या होता है, फिर आके बताइए यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रेमिशन। रेमिशन का मतलब हो गया छूट। रेमिशन मीन्स रिडक्शन ऑफ द अमाउंट, reduction of the amount of sentence without changing its character. बाई वन गेट वन फ्री जो आप लोग सुनते हैं, तो छूट वो होता है, उसमें एक खास तरह का जो है प्रोडक्ट है, उसी पे वो छूट होता है ना। हाँ बस वही, यहाँ भी वही है, ए सेंटेंस ऑफ 1 year may be remitted 6 months। अब इसमें क्या है, 1 साल तक की सजा है, उसको डिस्काउंट कर दिया गया, आप कर दिया। तो अब इसमें क्या है, अब यही देखिए, इन ऑर्डर टू पार्डन, इन ऑर्डर टू कम्यूट, इन ऑर्डर टू रेमिट, तो ये रेमिटेंस है। नेक्स्ट लिखिए रिप्राइव्स। रिप्राइव्स को कहते हैं राहत, रिप्राइव नहीं, रिस्पाइट, RESPITE। हाँ रिस्पाइट, रिस्पाइट को बोलते हैं राहत। रिप्राइव मतलब कि रोकना, रिप्राइव मतलब आप स्थगित कर दिए, उसको रोक रहे। रेस्पाइट मतलब क्या होता है, राहत देना। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्पाइट मीन्स अवॉर्डिंग ए लेसर पनिशमेंट, अवॉर्डिंग ए लेसर पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड्स, ऑन सम स्पेशल ग्राउंड्स। एग्जाम्पल लिखिए। हाँ उस ग्राउंड पे लिखिए, ए वुमेन offender on the ground of, on the ground of pregnancy, on the ground of pregnancy gets respite। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल तरह का एक क्या हो गया आपका, एक ग्राउंड है। ठीक है, अब लास्ट वन क्या है, रिप्राइव्स।
रिप्राइव्स को हिंदी में बोलते हैं स्थगन, मतलब उसको स्थगित कर दिया है। ठीक है, चलिए रिप्राइव्स मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, पेंडिंग ए प्रोसीडिंग फॉर पार्डन और कम्यूटेशन। पार्डनिंग पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रायल। ठीक है, हाँ, कैन बी एक्सरसाइज बिफोर, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रायल। ये समझ में आ गया इसमें, इन सब में क्या डिफरेंस है? पार्डन्स, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइज। इससे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, अब आप लोग समझ आसानी से इसको कर लीजिएगा। पार्डन्स मतलब कि क्षमादान। एक तरह से क्या है कि कंप्लीटेड जो है, एक तरह से सेम पोजीशन में आपको लाके ये छोड़ दिया गया कि जैसे आपने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है। दूसरा क्या है, कम्यूटेशन, मतलब कि क्या हो गया, रूपांतरित कर दिया गया। किस तरह से रूपांतरित कर दिया? हाँ, जैसे हाफ कर दिया गया। रिस्पाइट नहीं, अभी यहाँ है, कम्यूटेशन है। हाँ, तो इसमें नेचर को क्या बत किया गया? हाँ, नेचर चेंज कर दिया गया। यहीं से क्वेश्चन आपको का बन जाएगा कि किसमें नेचर को चेंज कर दिया। इसमें तो एज इफ ही हैज नॉट कमिटेड अ ऑफेंस, कोई उसमें ऐसे क्षमादान कर दिया गया। इसमें कम्यूटेशन में क्या, नेचर को चेंज कर दिया गया। और रिमिशन में क्या है, जो छूट जिसको कह रहे हैं, है ना। तब जैसे मान लीजिए कि 12 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, अब इसको आपको क्या कर दिया गया, 2 ईयर्स। और रिस्पाइट क्या हो गया आपको, ये राहत दिया गया। ये क्या है, स्पेशल, स्पेशल कोई ग्राउंड हो गया जिसमें आपको जैसे कि, हाँ। और रिप्राइव्स क्या हो गया, रिप्राइव, हाँ, टेम्पररी सस्पेंशन। जैसे कि रेस्पाइट, इसका रिप्राइव से कोई एग्जांपल दीजिए। स्थगित करना, टेम्पररी सस्पेंशन है। रिप्राइव में क्या लिखे हैं, पढ़िए तो। समझ में आ गया, जैसे कि अभी रहने दीजिए, अगले साल सजा दे देता है, 2 साल और तो टेम्परेरी उसको क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक तरह से उसमें क्या हो गया, स्थगित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपका जो है उसको टेम्पररी सस्पेंड किया गया, मतलब की बात में उसको कुछ समझ में आया, कैसे रोज मरेगा? नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है टेम्पररी सस्पेंड। इस बीच में आप अपने केस को और अच्छे से क्या कीजिए, आप उसमें डिफेंस तैयार कीजिए, ये ठीक है ना। जैसे एक तरह से आप उसको क्या करते हैं कि टालने वाला जो है कि चलो कल देखते हैं, परसों देखते हैं, इस बीच में कुछ हम अपना काम निपटा रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे कि इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ और भी उनके पति को जिम्मेदारी हो गई, तो ये 5 तरह का जो है, तो तब तक आप उसको फुलफिल कर लीजिए। आपको टेम्पररी, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कृत्य किया,
अब पुलिस कह रही है कि अभी चलो तुरंत आपका जो है सुनो, तो कहीं 1 महीना छोड़ दीजिए, 1 महीना तक कुछ काम है मुझे, आप पूरा कर लेते हैं 1 महीना में, तो अगर पुलिस की राजी हो गई तो ठीक है, किसी तरह से। हम्म चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।